सो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं SRA 2400 टैम, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि SRA 2400 किस चीज़ के बारे में है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे अपन वर्ड प्रैक्टिशनर यूज़ करते थे। और SRA 2410 क्या होगा, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे वर्ड अपन ऑडिटर यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो रिव्यू करता है वो खुद इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही करता है। सो दैट इज द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले SRA 2410 अप्लाइज वन रिव्यू ऑफ IFI इज परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। IFI क्या होता है बेसिकली? IFI का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की गई है एंड प्रेजेंट की गई है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF, एंड जो बेसिकली एक कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता है फॉर ए शॉर्टर पीरियड प्रेजेंट करता है। वापस से ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एंगेजमेंट का टू रिव्यू IFI? क्या हम पॉजिटिव एश्योरेंस देने वाले हैं या फिर हम नेगेटिव कंक्लूजन देने वाले हैं? द आंसर इज हम एक नेगेटिव कंक्लूजन देने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अपन कंक्लूजन एक्सप्रेस करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू रिव्यू IFI is to enable the auditor to express conclusion, वापस से वही नेगेटिव वे में, that whether anything has come to the auditor's attention। अब देखना प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर आ गया, that causes him to believe that the IFI is not prepared as per the applicable FRF। तो उस तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव रिपोर्टिंग आ गया। यहाँ पे प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर फिर से लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाएगा, इंक्वायरी ARP किया जाएगा कंक्लूजन फॉर्म करते वक्त। जो ऑडिटर एंड क्लाइंट है दे विल एग्री अपॉन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ नया नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा सर, तो सब इजी लग रहा है। जो एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है दे आर रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना है यहाँ पे एंटिटी का, इन्वायरमेंट का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, जब ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा तब तो अंडरस्टैंडिंग ली होगी एंटिटी की। अब जब रिव्यू कर रहा है तो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना है। क्या करना है सर? अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग उसने इंटरनल कंट्रोल की उस वक्त ली थी जब ऑडिट जब वो ऑडिट असाइनमेंट उसने एक्सेप्ट किया है, तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट माइट बी डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू रिव्यू। तो भाई जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल्स लगे हैं तो वो थोड़े से अलग हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू कंट्रोल्स ओवर द IFI। सो दैट इज वाई दोनों को अंडरस्टैंडिंग लेना है। अब देखना यहाँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। किस प्रकार से ऑडिटर अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट को अपडेट करेगा? किस प्रकार से क्या करेगा सर? अपडेट करेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। यहाँ पे ऑडिटर क्या करने वाला है सर? 4 कीवर्ड्स मार्क करिएगा। ऑडिटर रीड करेगा, ऑडिटर कंसिडर करेगा, ऑडिटर इंक्वायर करेगा। ठीक है, मेनली 3 वर्ड्स ही है। ऑडिटर रीड करेगा, कंसिडर करेगा, इंक्वायर करेगा। मेरे साथ बोलिए, कैसे ऑडिटर अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करेगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर रीड करेगा, कंसिडर करेगा, इंक्वायर करेगा। ठीक है भाई, रीड क्या क्या करेगा? रीड क्या क्या करेगा? रीड करेगा डॉक्यूमेंटेशन, रीड करेगा डॉक्यूमेंटेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी ऑफ द प्रिसीडिंग ईयर्स ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ द प्रायर इंटरिम पीरियड। तो आप जब प्रायर पीरियड के ऑडिटर्स एंड ऑडिट एंड रिव्यू रिपोर्ट देखोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको। उसके अलावा आप क्या रीड करोगे? जो भी मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपैरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। तो जो भी मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपैरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा आप इसको रीड करोगे। इंक्वायर किससे किससे करोगे सर? इंक्वायर मैनेजमेंट से करोगे। मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायर करोगे? मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायर करोगे? मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे कि जो भी रिस्क असेसमेंट आपने किया है, जो भी रिस्क असेसमेंट आपने किया है उसके बारे में इंक्वायर करेंगे। तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे आपने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है उसमें आपको IFI में कोई फ्रॉड नजर आ रहा है क्या, कुछ गलतियां नजर आ रही है क्या? उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे अबाउट द चेंजेस इन द एंटिटी बिजनेस एक्टिविटी, कि आपके धंधे में आपने कुछ चेंज किया है क्या? उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल, कि आपके इंटरनल कंट्रोल में कुछ चेंजेस है क्या? एंड उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे द प्रोसेस बाय विच द IFI हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो अपन मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि भाई साहब कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने IFI प्रिपेयर किया है। तो हम मैनेजमेंट से क्या करने वाले हैं? इंक्वायर करने वाले हैं टू अपडेट आवर अंडरस्टैंडिंग। इंक्वायर में क्या करेंगे सर? सबसे पहले मैनेजमेंट से असेसमेंट ऑफ रिस्क, दूसरा चेंजेस इन एंटिटीज बिजनेस, तीसरा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल, एंड चौथा बाय प्रोसेस बाय विच IFI इज प्रिपेयर्ड। और अपन कंसिडर करने वाले हैं, अपन कंसिडर करने वाले हैं क्या क्या बातें कंसिडर करने वाले हैं? बोला बेटा जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं चाहे करेक्टेड हो चाहे अनकरेक्टेड हो,
प्रायर ईयर के पुराने सालों के, उनको कंसिडर करके चलो, मतलब 450 वाली बात हो गई कि जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, चाहे वो करेक्टेड है चाहे वो अनकरेक्टेड है, प्रायर पीरियड वाले, उनको कंसिडर करके चलो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपडेट होगी। आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है करंट ईयर में, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कंसिडर करके चलो। तो आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है करंट ईयर में, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कंसिडर करके चलो। अगर आपने इंटरनल ऑडिट भी किया, अगर आपने इंटरनल ऑडिट वगैरह किया है, तो जो भी इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया था, अब देखो प्रैक्टिकली आप तो इंटरनल ऑडिट करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप स्टैट ऑडिटर हो तो आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है? आप स्टैट ऑडिटर हो तभी आप क्लाइंट का रिव्यू कर रहे हो, तो आप तो इंटरनल ऑडिट करोगे नहीं। मगर जिस भी बंदे ने इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया था, उसके रिजल्ट्स को भी कंसिडर करते हुए चलिए, उसके रिजल्ट्स को भी कंसिडर करते हुए चलिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ अपने को कंसिडर करते हुए चलनी है। और कंसिडर करके चलिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स, आप कंसिडर करके चलो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स। तो आपने क्या करनी है सर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें रीड करनी है, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है, कुछ चीज़ें इंक्वायर करनी है, ठीक है ना? कुछ चीज़ें रीड करनी है, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है, कुछ चीज़ें इंक्वायर करनी है। उसके अलावा रिव्यू प्रोसीजर्स में अपन क्या क्या परफॉर्म करेंगे, तो बेटा पहले भी बताया था, सेम लाइक लास्ट, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थोड़े मोरे अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। तो देखना यहाँ पे यही रहेंगे, एक इंक्वायरी रहेगा, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर का पॉइंट रहेगा और थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स होंगे। तो इंक्वायरी का पॉइंट क्या है, ये लास्ट वाला इंक्वायरी का पॉइंट आ गया। इंक्वायरी करेंगे मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू द IFI, ठीक है, ताकि आप अनयूजुअल रिलेशन वगैरह आइडेंटिफाई कर सको। और उसके अलावा अदर रिव्यू प्रोसीजर्स, तो अदर रिव्यू प्रोसीजर्स में क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, आप रीड क्या करोगे, आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, TCWG एंड अदर कमिटीज। आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, TCWG अदर कमिटीज, दैट में अफेक्ट द IFI। तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमने ऑडिट में भी काफ़ी जगह देखा है, जैसे कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड था 560, वहाँ भी हमने ये देखा था, रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उसके अलावा आप रीड करोगे IFI, एक बार IFI को रीड करके भी चलोगे और IFI को रीड करते हुए देखोगे कि FRF के हिसाब से है कि नहीं है। फिर आप फाइनली क्या करोगे, कंसिडर करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कंसिडर क्या करोगे, इफेक्ट ऑफ एनी मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। पिछले साल जो ऑडिट हुआ था, पिछले साल जो रिव्यू हुआ था, अगर उसमें मॉडिफिकेशन दिया गया था, आप कंसिडर करोगे इफेक्ट ऑफ द मैटर जिसकी वजह से अपन ने मॉडिफिकेशन दिया था। और फाइनली आप कम्युनिकेट करोगे कम्युनिकेट किससे करोगे, कम्युनिकेट करोगे अदर ऑडिटर्स से, अदर ऑडिटर्स से जो कि एंटिटी के कंपोनेंट्स का क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स का IFI का रिव्यू कर रहे हैं। तो आप कौन हो सर, आप पेरेंट ऑडिटर हो, आप पेरेंट ऑडिटर के IFI का रिव्यू कर रहे हो। अब जो एंटिटी के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनके जो IFI का रिव्यू कर रहे हैं, आप उनको कम्युनिकेट करोगे। आप क्या करोगे सर, उनको कम्युनिकेट करोगे। तो रिव्यू प्रोसीजर्स में आप क्या क्या करने वाले हो बेटा, मेनली आप इंक्वायरी करने वाले हो, मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैटर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, अदर रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। अदर रिव्यू प्रोसीजर्स में आप क्या करोगे बेटा, आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग और IFI, आप कंसिडर करोगे इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लास्ट ईयर और कम्युनिकेट करोगे विद द अदर ऑडिटर्स जो रिव्यू ऑफ IFI कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। फिर वापस से एक क्वेश्चन आता है कि बेटा आप इंक्वायरी किन चीज़ों का करोगे, तो इंक्वायरी आप किन चीज़ों का करोगे, दोबारा से पिछले स्टैंडर्ड वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फ्रॉड्स, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, गोइंग कंसर्न, वो सारा पॉइंट आ जाएगा। तो देखना वो 6-7 पॉइंट सेम है और 2-3 पॉइंट को एक्स्ट्रा उठा लो। जैसा आप इस चीज़ के बारे में इंक्वायर करोगे कि वेदर द IFI हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद FRF, आप इंक्वायर करोगे अबाउट चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप इंक्वायर करोगे वेदर एनी न्यू ट्रांजैक्शंस हैव कम, आप इंक्वायर करोगे कि IFI में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, तो आप इंक्वायर करोगे कि IFI FRF के हिसाब से है कि नहीं है, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो नहीं है, कहीं IFI में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ये 3 याद रख लो। और उसके अलावा पिछले SRE में जितना भी इंक्वायरी का पॉइंट था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखना जो अगला टॉपिक है, review of interim financial information does not require corroborating the inquiries about litigations or claims। अब याद करो ऐसे 501 क्या चीज का स्टैंडर्ड था, ऑडिट एविडेंस विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक आइटम्स, जिसके अंदर इन्वेंट्री था, जिसके अंदर लिटिगेशंस था और जिसके अंदर क्लेम्स था।
और फिर लिटिगेशंस के रिगार्डिंग ऑडिटर ने क्या करना होता था, इंक्वायरी करना होता था। लिटिगेशंस के रिगार्डिंग क्या करना पड़ता था, ऑडिटर ने इंक्वायरी करना पड़ता था और लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना पड़ता था मैनेजमेंट को। अब बोला कि रिव्यू में ना लिटिगेशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना कुछ मैंडेटरी नहीं होता। रिव्यू के अंदर लिटिगेशन के बारे में इंक्वायरी करना उतना मैंडेटरी नहीं होता, और नॉर्मली कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो सपोज ऑडिटर को ऐसा लग रहा है दैट देयर इज सम डाउट दैट interim financial information is not prepared as per applicable FRF. There is some doubt that the interim financial information is not prepared as per the applicable FRF and the entity's lawyer may have the required information. कि ऑडिटर को डाउट है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, और एंटिटी के लॉयर के पास उस चीज़ की सूचना है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे एंटिटी के लॉयर से कांटेक्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो बस इतनी सी बात लिखी हुई है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम स्पेशल कंसिडरेशंस। अब स्पेशल कंसिडरेशंस में दो बातें हैं। सबसे पहले इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। इसमें कुछ नया नहीं है, वापस सेम चीज वही जो पिछले स्टैंडर्ड में भी देखा था, 570 में भी देखा था, टैग लाइन इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, ठीक है ना, इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। तो व्हेन ऑडिटर बिलीव्स दैट देयर आर सर्टेन इवेंट्स कंडीशंस, ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर कम्स टू नो अबाउट इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कास्ट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप किस तरीके से गोइंग कंसर्न के सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप नई बोरोविंग्स लेने का प्लान कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर्स कम करने का प्लान कर रहे हो, आपके प्लान्स कितने फिजिबल हैं और क्या वाकई उससे सिचुएशन इंप्रूव होने वाला है। तो ये सारा कुछ ऑडिटर यहाँ पे देखने वाला है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। दूसरा मुद्दा है जो कि इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड की जान है, मटेरियल एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। आप बोल सकते हो कि ये इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का टैगलाइन है कि अगर ऑडिटर को कभी भी लगता है कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी डन इन द IFI, अगर ऑडिटर को कभी भी लगता है कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी डन इन द IFI, फॉर एग्जांपल एंटिटी ने 50 लाख का सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर एंटिटी ने 50 लाख का सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया मींस दैट इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट इज टू बी डन इन द IFI, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर को एडिशनल इंक्वायरीज करनी है और एंड साथ ही साथ अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। तो अगर ऑडिटर को किसी भी ऐसी चीज़ का पता चलता है जिससे वो ये कंक्लूड कर पाए दैट देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट वाज रिक्वायर्ड इन द IFI एंड एंटिटी हैज नॉट डन सच मटेरियल एडजस्टमेंट, अब ये लैंग्वेज आप देखना इसी SRE में यूज हुआ है, देन इन दैट सिचुएशन ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट ऐसे 450 का है, बेसिकली 450 का एप्लीकेशन है दैट ऑडिटर शैल इवैल्यूएट इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट वेदर अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स दैट हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन आर मटेरियल। कहीं भी स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं देना है, कहीं भी स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं देना है, बस उसकी बातें लिख के आनी है। अगला कॉन्सेप्ट WR का है दैट ऑडिटर WR ले लेगा मैनेजमेंट से। अब WR किन चीज़ों का यार, वहाँ पे था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं, यहाँ आप लोग कि IFI FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में ले ही लेना, फ्रॉड्स के बारे में ले ही लेना, ठीक है ना, फ्रॉड्स के बारे में ले ही लेना, इंटरनल कंट्रोल के बारे में ले ही लेना। कहीं तो होगा यार इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट, पहला पॉइंट ही है। उसके अलावा नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन के बारे में ले ही लेना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ले ही लेना, IFI FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं उसके बारे में ले ही लेना। एंड फाइनली एक ऐसे 450 के रिस्पेक्ट में WR है, एक ऐसे 450 के रिस्पेक्ट में WR है, मतलब 450 वाला पॉइंट है। याद है 450 में अपन WR लेते थे कि अगर मैनेजमेंट किसी मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहा है तो अपन ऐसे 450 में WR लेते थे कि लिख के दो कि आपको ऐसा लगता है कि मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है, सेम WR यहाँ लेंगे, सेम WR यहाँ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन, तो वापस से यार वही 720 वाली रिक्वायरमेंट कि अदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेना, देख लेना कि वेदर दैट इज कंसिस्टेंट विद द IFI, देख लेना कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, अगर कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो देख लेना IFI को अमेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर वहाँ पे मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं किया तो कंसिडर द इम्प्लीकेशंस इन द रिव्यू रिपोर्ट, क्या करना, कंसिडर करना इम्प्लीकेशंस इन द रिव्यू रिपोर्ट। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही 720 वाली बातें हैं, वही 720 वाली बातें हैं। और भी चीज़ें 720 वाली है, जैसे कि याद है मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का एक सिनेरियो आता था, तो वो सेम सिनेरियो यहाँ पे है।
बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि कंसिडर द अदर प्रिंसिपल्स गिवन इन एसए 720। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब क्या बोला गया दोबारा से, मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड का टैगलाइन क्या है, मटेरियल एडजस्टमेंट टू द आईएफआई। तो अगर ऑडिटर के अटेंशन में कोई बात आती है जिससे ऑडिटर को लगे कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट इज टू बी डन टू द आईएफआई, ताकि आईएफआई एफआरएफ के हिसाब से बने, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा उसके बारे में टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा उसके बारे में टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्ड नहीं करता विद इन रीजनेबल टाइम, तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। और भाई साहब अगर टीसीडब्ल्यूजी भी जवाब नहीं देता, ये तो हद्दी हो गई यार। मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया, हमने टीसीडब्ल्यूजी को बोला, टीसीडब्ल्यूजी जवाब नहीं दे रही, तब तो भैया हमारे पास वही दो सिचुएशंस होंगे, या तो मैं विड्रॉ कर दूंगा या तो मैं टाटा बाय बाय सी यू बोल के चला जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ऑडिटर साहब क्या करेगा, या तो मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट को, या विड्रॉल की पॉसिबिलिटी कंसिडर करेगा, या फिर तीसरी सिचुएशन, याद रखना बबुआ, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आईएफआई का ऑडिट नहीं कर रहा, मैं कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहा हूँ। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बताया कि बेटा आईएफआई को तो छोड़ के जा ही रहा हूँ मैं, ऑडिट और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका भी ऑडिट छोड़ के जा रहा हूँ मैं, उसका भी रेजिग्नेशन सबमिट कर रहा हूँ। यार तुम लोग सही नहीं हो यार, तो ऐसे लोगों के साथ काम ही क्यों करना। सो देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग आ गया दोबारा से, तो रिपोर्टिंग के अंदर फिर से बेटा टाइटल आ जाएगा, फिर से एड्रेसी आ जाएगा, फिर से ताई यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईएफआई आ जाएगा, फिर से वो सारे स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट दैट रिव्यू इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद 2410, स्टेटमेंट दैट रिव्यू के अंदर अपन उतना एश्योरेंस नहीं देते जितना ऑडिट में देते हैं, अपन ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें आ गई। एक नेगेटिव एश्योरेंस जाएगा, नेगेटिवली वर्डेड होएगा, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन नंबर, ये सारा कुछ आ जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ, वापस एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब यही हो गया कि ऑडिटर को लग रहा है देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट वाज टू बी डन इन द आईएफआई बट दैट इज नॉट डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द आईएफआई इज नॉट एज पर द एफआरएफ। तो आप देख लेना यार वो डिपार्चर कितना मटेरियल है, कितना परवेसिव है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना क्वालिफाइड देना है या एडवर्स कंक्लूजन देना है। मतलब कहानी सेम है, कुछ नया नहीं है, कहानी सेम है, कुछ नया नहीं है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। गोइंग कंसर्न को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है, सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न को लेकर, और उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तब तो आपको पता है बेटा क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना होता है। गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है, उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, आपको पता है क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन देना पड़ेगा यहाँ पे। मगर गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है और उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दे दिया है, तब क्या करेंगे, अरे सर हम बताएंगे सर यहाँ तो ना आपने हमें मुर्गा पैराग्राफ सिखाया था ऐसे 570 में, देखो सर हम कितने अच्छे हैं, हमें याद है पूरा, लेकिन बेटा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुर्गा पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट रिव्यू स्टैंडर्ड्स में है ही नहीं, तो मुर्गा पैराग्राफ आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होएगा, तब यहाँ पे होगा ईओएम पैराग्राफ कि अगर ऐसा है कि देयर इज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न, सम सिग्निफिकेंट डाउट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड इन द आईएफआई, तो ऑडिटर यहाँ पे ईओएम पैरा ऐड करेगा। और ये फ्रेज किस तरीके से यूज किया देखना, ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। टेक्निकली वो मॉडिफाई नहीं कर रहा, बट फ्रेज इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे कि ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। फिर अगर उसके स्कोप में मेजर लिमिटेशंस लगाई जा रही है, क्या लगाई जा रही है, मेजर लिमिटेशंस लगाई जा रही है, तो सबसे पहले अगर मेरा प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बोलता है कि यार लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा है कि मेरे लिए काम करना पॉसिबल ही नहीं है, मैं काम एक्सेप्ट भी करूंगा तो डिस्क्लेमर ही दूंगा, तो बेटर आप एक्सेप्ट ही मत करो रिव्यू एंगेजमेंट, बेटर आप रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो। ये बात तो अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था। दूसरा सिचुएशन है कि हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट ऐसा क्यों करते हो, अच्छी बात नहीं है, लिमिटेशन हटा दो। फिर मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर देता है लिमिटेशन हटाने से और ऑडिटर कंक्लूजन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ऑडिटर किसको बताएगा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कि देखो बॉस ये गंदे लोग हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, मेरे काम पे लिमिटेशन लगा दिया, इस वजह से मैं रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, अपनी लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंसिडर करेगा। क्या करेगा, अपनी लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंसिडर करेगा। क्या इस बारे में मेरे को किसी थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या, क्या इस बारे में मेरे को किसी थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या।
और फाइनली आ गई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर को प्रॉपर तरीके से रिव्यू का डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस मिल जाए अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने का, ओपिनियन नहीं कंक्लूजन, और एविडेंस मिल जाए कि जो रिव्यू हुआ है वो एसआरई के अकॉर्डिंग हुआ है और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हुआ है। तो आई बिलीव कहानी क्लियर है। वी हैव रिवाइज द कंप्लीट स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, बोथ द स्टैंडर्ड्स एसआरई 2400 2410। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको लगता है इट वाज बेनिफिशियल तो लाइक्स की भौचाल लगा दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, मेक श्योर दैट द वीडियो रीचेज एवरी नोक एंड कॉर्नर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए मेरा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8638585920। ठीक है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8638585920। यू वांट टू परचेज द क्लासेस, आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर क्लास परचेज करना है, यू कैन विजिट द वेबसाइट www.apnamentor.com और यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस at 6901955055/56। राइट, सो लव यू ऑल, टेक केयर एंड जल्दी मिलेंगे दोबारा एक अगले रिवीजन वीडियो के साथ।